Good morning, friends. My name is Ajay Kumar. I am working in Upper Krishna Division, Central Water Commission, Pune, as a Assistant Research Officer as well as Quality Manager. Today we are going to learn how to collect samples and its preservations and analysis of in situ parameters. Now we will go one by one slide. As you know that collection of water sample is very vital part of the water quality. तो सबसे पहले मुझे कलेक्शंस के बारे में, जब भी वाटर सैंपल कलेक्ट करना है तो इसकी ऑब्जेक्टिव्स पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैं सैंपल कलेक्शन क्यों करना है, क्योंकि किस किस पैरामीटर का सैंपल कलेक्शंस करना है। जब तक मुझे वो पता नहीं रहेगा तब तक मैं अच्छी तरीके से सैंपल कलेक्शन नहीं कर पाऊँगा। कि मान लिया मुझे डिजॉल्व ऑक्सीजन के लिए सैंपल कलेक्ट करना है और मैं जाके सिंपली एक पॉलीइथीलीन के बोतल में सैंपल ले लूँगा तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो सैंपल कलेक्शन बहुत ही वाइटल पार्ट होता है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि हमारा पूरा एनालिसिस उस पर डिपेंड्स करता है। और मुझे सैंपल वैसे कलेक्ट करना है, मैं रिवर की बात करूं, क्योंकि हम लोग सभी सेंट्रल वाटर कमीशन में काम करते हैं, तो हम लोग मोस्टली जो मैं आज डिस्कस करूंगा सारा रिवर वाटर के लिए ही डिस्कस करूंगा। तो रिवर वाटर का सैंपल कलेक्शंस का मेन ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि मुझे इतना सैंपल वैसी जगह से कलेक्ट करना है जो पूरे रिवर सिस्टम को रिप्रेजेंट भी करे और पूरे रिवर सिस्टम को हमारा रिप्रेजेंट करेगा और वो स्मॉल अमाउंट ही सारे पैरामीटर या हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर दे। तो इसके लिए सबसे पहले जहाँ मुझे सैंपल कलेक्ट करना है वो साइट पहले से आइडेंटिफाई कर लेना है मुझे। यदि जो वहाँ ब्रिज अवेलेबल है तो ब्रिज से मुझे सैंपल कलेक्ट करना है, या आपके पास बोट है तो आप बोट से सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, या वेडिंग से करना है तो वेडिंग से भी आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम एक एक स्टेप करके देखते हैं कि मुझे सैंपल कलेक्शन कैसे करनी है। तो सैंपल कलेक्शन ऑफ वाटर सैंपल्स, तो सबसे पहले इसके लिए सैम्पलिंग ऑफ सरफेस वाटर कैसे करना है। तो सरफेस वाटर के सैम्पलिंग के लिए सबसे पहले सैम्पलिंग साइट होना चाहिए। साइट का मतलब जहां हमारा साइट ऑफिस होता है, जहां लेवल 1 लेबोरेटरी होती है, मुझे किस साइट पे जाके सैंपल कलेक्ट करना है, किस टाइप से सैंपल कलेक्ट करना है। टाइप्स का मतलब यहाँ एक्चुअली हम लोग आगे देखेंगे डिटेल्स में कि क्या होता है, कि कितने टाइप्स के सैंपल्स कलेक्शंस होते हैं। सैंपल्स एक्चुअली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ग्रैब सैंपल्स होते हैं, दूसरा होता है कंपोजिट सैंपल्स होता है, और तीसरा जो होता है वो इंटीग्रेटेड सैंपल होता है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखेंगे आगे चल के। तो पहले इस स्लाइड पे डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ सैंपल्स हो गया। आगे देखेंगे कि कौन सा सैम्पलर का यूज़ करना है मुझे। तो उसके लिए मुझे ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए कि किस पैरामीटर के लिए हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और उसमें कौन सा सैम्पलर का यूज करना है। सैंपल तो कलेक्ट कर लिए, लेकिन उसके स्टोरेज के लिए कौन सा कंटेनर होना है। ऐसा नहीं होता है कि सारे वाटर क्वालिटी पैरामीटर को एनालिसिस के लिए एक ही टाइप के कंटेनर होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सभी टाइप जितने भी एनालिसिस होते हैं सभी के लिए अलग अलग कंटेनर होता है। तो कंटेनर हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि सैंपल को हैंडल कैसे करना है। सैम्पलिंग का हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है। और हैंडलिंग में मतलब उसको जैसे ही सैंपल कलेक्ट किए उसे डार्क में करना है, एसिडिफाइड करना है कि नहीं करना है, उसे फिर ट्रांसपोर्टेशन करना है कि नहीं करना है, ये सारी चीज़ें उसमें हैंडलिंग में आ जाती है। और इतने करने के बाद इसका गाइडलाइन क्या है, SOP क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि हम कैसे करते हैं वो।
तो हम लोगों ने देख लिया कि गाइडलाइन क्या रहती है। अब आइए एक एक करके देखते हैं। मुझे अब साइट पे सैंपल कलेक्शन करना है। तो सबसे पहले साइट वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेफ़ टू अप्रोच का मतलब है कि ये मानसून या नॉन मानसून किसी भी सीज़न में मैं आराम से वहाँ पर पहुँच सकूँ। ऐसा नहीं कि मेरा साइट का लोकेशन वैसा जगह है जहाँ पर मानसून में पहुँचना ही मुश्किल है, काफ़ी पानी हो जा रहा है, तो वैसे साइट का कभी सिलेक्शन नहीं करना है। या जब इस्टेब्लिश कर रहे हो तो ये सब बातों का ध्यान देना है। रिप्रेजेंटेटिव टू रीच, आप जहाँ भी जा रहे हैं तो सैंपल वैसे जगह से कलेक्ट कीजिए जो पूरे रिवर सिस्टम को रिप्रेजेंट करे। और हम ब्रिज से भी सैंपल ले सकते हैं, बोट से भी ले सकते हैं, वेडिंग से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बेस्ट होता है वो ब्रिज का सैंपल कलेक्शन होता है, क्योंकि ब्रिज के सैंपल कलेक्शन में न तो मुझे एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है और न ही मुझे मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्रिज और ऑब्जर्वेशन ऑलवेज सबसे बेटर होता है, क्योंकि इसमें मैन पावर की उतनी आवश्यकता नहीं होती है और हर एक समय में आप आराम से सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। अभी टाइप्स ऑफ सैंपल, तो जनरली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सैंपल जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक ग्रैब सैंपल्स, कंपोजिट सैंपल और इंटीग्रेटेड सैंपल। तो ग्रैब सैंपल्स क्या होता है? ग्रैब सैंपल्स का मतलब हमारा लोकेशन भी फिक्स होता है, टाइम भी फिक्स होती है और रिवर भी फिक्स होता है। मतलब इट इज़ अ सैंपल टेकन एट द सेलेक्टेड लोकेशन, टाइम, रिवर एंड स्ट्रीम इन जनरल आर वेल मिक्स्ड वर्टिकली। और जब भी मुझे सैंपल कलेक्शन करना होता है तो रिवर के जहाँ पर मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा या जहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, सरफेस से 20 to 30 सेंटीमीटर बिलो सरफेस से सैंपल कलेक्ट करना है। ये जो 20 to 30 सेंटीमीटर बिलो सरफेस कलेक्ट करना है, ये किसी भी सैंपल के साथ लागू होगा, चाहे वो ग्रैब सैंपल हो, कंपोजिट सैंपल हो या आपका इंटीग्रेटेड सैंपल हो। हम लोगों ने देख लिया कि ग्रैब सैंपल किसे कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि कंपोजिट सैंपल किसे कहते हैं। तो कंपोजिट सैंपल का मतलब है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ नंबर ऑफ ग्रैब सैंपल्स कलेक्टेड एट द सेम लोकेशन एट डिफरेंट टाइम्स। तो क्लियर हो गया होगा कि कंपोजिट सैंपल मतलब लोकेशन फिक्स है, हमारा रिवर फिक्स है, सैंपल की क्वांटिटी फिक्स है, लेकिन हम डिफरेंट टाइम पे लेते हैं। मान लिया मैं 2 बजे लिया, फिर 2 घंटे बाद 4 बजे लिया, फिर 6 बजे लिया। इस ढंग से हम सैंपल कलेक्शंस अलग अलग टाइम में करते हैं। अब आइए देखते हैं इंटीग्रेटेड सैंपल्स किसे कहते हैं। तो इंटीग्रेटेड सैंपल्स भी एक टाइप का ग्रैब सैंपल्स ही होता है, लेकिन ये अक्रॉस द रिवर लिया जाता है। और अक्रॉस द रिवर का मतलब इसमें जैसे रिवर विड्थ चौड़ी होती है तो तो इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ग्रैब सैंपल कलेक्टेड simultaneously at different location across the width of the river at different depth। तो इसमें width एंड डेप्थ वाइज ग्रैब एट द सेम टाइम भी हो सकता है। और लार्ज रिवर है तो नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द वाटर क्वालिटी उसमें ऑब्जर्व की जा सकती है। तो हम लोगों ने देख लिया कि सैंपल्स जो 3 टाइप्स के होते हैं, ग्रैब सैंपल किसे कहते हैं, कंपोजिट सैंपल किसे कहते हैं और इंटीग्रेटेड सैंपल किसे कहते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन में जो सैंपल हम कलेक्ट करते हैं वो ग्रैब सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ सैंपलर्स दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे देखिए ये जो सेम सैंपलर 1 है हमारा, ये सैंपल बोतल होल्डर है फॉर वाटर सैंपलिंग के लिए। तो ये जस्ट इसे होल्ड करके रखता है। और सेकेंडरी हमारा ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन सैंपलर है। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन सैंपलर के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन सैंपलर में मतलब मुझे सैंपल वैसे कलेक्ट करना है जिसमें जो हमारा एयर का जो ऑक्सीजन है वो सैंपल में मिक्स नहीं होना चाहिए।
एयर का सैंपल में मिक्स होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसमें कितना ऑक्सीजन है वही टेस्ट करने के लिए। इसलिए ये एक ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि सबसे पहले एक बॉटल है, इसे एक बॉटल में ये पैक किया हुआ रहता है और नीचे वेट डाला हुआ रहता है, ताकि ये रिवर के अंदर इस रस्सी के सहारे इसको छोड़ा जा सके। अब यहाँ से वाटर सैंपल जाता है और धीरे धीरे करके इस बॉटल में फिल होता रहता है, और फिल होने से इसके अंदर की जो एयर रहती है वो बाहर निकल के इससे बाहर निकलती रहती है, और फाइनली ये बॉटल पैक हो जाता है और लॉक हो जाता है। इस ढंग से हमारा सैंपल कलेक्ट हो जाता है। अब थर्ड में एक ये है मेयर सैंपल बोतल। मेयर सैंपल बोतल्स में क्या होता है, उसमें एक सस्पेंशन कोड होते हैं, एक स्टॉपर होता है जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ स्टॉपर। थर्ड होता है कि बॉटल्स है, ये बॉटल, और इसमें भी एक वेटेड बेस होता है इसका, ताकि वो रिवर के अंदर जा सके। अब मुझे इसके अंदर रिवर में बिलो 20 से 30 सेंटीमीटर बिलो इसको डालना है और इस कैप को ऐसे ऊपर उठाना है, तो रिवर वाटर सैंपल फिर इसके अंदर में पोर हो जाता है। और जैसे ही ये फील होता है तो मुझे फिर ये कैप को रिवर के अंदर ही बंद करना है, सरफेस पे लाके बंद नहीं करना है, मुझे रिवर के अंदर ही बंद करना है, ताकि इसमें एयर का ऑक्सीजन ना मिल पाए। अब आइए, अब तो हमने सैंपल कलेक्ट कर दिया। सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसका रिकॉर्ड, लेबलिंग और प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो रिकॉर्ड कैसे रखेंगे कि हमने जब सैंपल कलेक्ट किया तो उसका वेदर कैसा था, सन्नी था, वेदर उसमें कैसा था, किस टाइम पे कलेक्ट किया, किस डेट पे कलेक्ट किया, इसमें क्या क्या प्रिजर्वेशन किया। प्रिजर्वेशन का मतलब है इसमें क्या हमने इसे एसिडिफाइड किया, क्या इसे डार्क में रखा, क्या इसे किस टाइप के आइस बॉक्स में रखा, क्या इसमें कोई फ़िल्टर किया, क्या। इस ढंग की जो सारी एक्टिविटी है वो सारा रिकॉर्ड्स, लेबलिंग एंड प्रिजर्वेशन में आ जाती है। तो जैसे ही मैं सैंपल कलेक्ट करूँगा, इसे लेबलिंग करूँगा, इसको प्रिजर्वेशन करूँगा और इसे डार्क में रख दूँगा। डार्क में रखने के बाद मैं बता ही चुका हूँ कि जैसे ही डार्क में रखते हैं तो फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है, जिससे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस बंद होगी तो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगा। ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगा तो डीओ सैंपल के लिए जहाँ हम बीओडी और डीओ कर रहे हैं तो जितनी मात्रा जो मुझे टेस्ट करनी है उसका वैल्यू सेम रहेगा। अब आइए इसके लिए गाइडलाइन क्या है। तो गाइडलाइन के लिए कि सबसे पहले मुझे ये समझना है कि जहाँ से मुझे सैंपल कलेक्ट करना है मैं सही लोकेशन पे जाऊँ, वहीं से सैंपल कलेक्ट करूं, और यदि जो कुछ सस्पेंडेड मैटर दिख रहा है तो उस सस्पेंडेड मैटर को सैंपल कलेक्ट नहीं करना है, आपको वो हटा देना है। और सैंपल शुड बी ट्रांसफर टू सैंपल बोतल इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन। तो यहाँ हमारा कलेक्शंस अलग इक्विपमेंट से होता है और सैंपल का जो स्टोरेज है वो अलग इक्विपमेंट में होता है। तो जैसे ही हम सैंपल कलेक्ट करेंगे इमीडिएटली उसे कलेक्शन बोतल में डाल देंगे और उससे एज सुन एज प्री ट्रीटमेंट करके डार्क कर देंगे। नेक्स्ट है कि अ बोतल दैट इज़ टू बी यूज फॉर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ द सैंपल शुड बी रिंस 3 times विथ पोर्शन ऑफ द सैंपल बिफोर फिलिंग। मतलब जिस भी बोतल में मुझे सैंपल लेना है उसको उसी रिवर वाटर सैंपल से 3 टाइम वॉश करना है। लेकिन बट यदि जो आप बैक्टीरियोलॉजिकल के लिए सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो बैक्टीरियोलॉजिकल हम वहाँ पर कॉलीफॉर्म टेस्ट कर रहे हैं, फीकल कॉलीफॉर्म और टोटल कॉलीफॉर्म। तो वहाँ पर आपको वो बॉटल को, जो बैक्टीरियोलॉजिकल बॉटल स्टरलाइज बॉटल है, उसे वॉश नहीं करनी है, क्योंकि वो स्टरलाइज किया हुआ रहता है। जैसे ही आप उसका कैप ओपन करते हैं और रिवर में डालेंगे तो इसका ऑलरेडी उसमें कॉलीफॉर्म्स आ जाएगा, और मुझे वही चेक करना है कि एक इतने क्वांटिटी में कितना कॉलीफॉर्म्स है। तो सारे बोतल को सैंपल कलेक्शंस में 3 बार वॉश करनी है, लेकिन जो बायोलॉजिकल के लिए ले रहे हैं, पैरामीटर के लिए सैंपल, उसे वॉश नहीं करनी है। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य एक बातें हैं। और नेक्स्ट देखते हैं कि हम जब सैंपल कलेक्ट करते हैं तो इसमें एक स्मॉल एयर स्पेस भी छोड़ना है इन अ बॉटल टू अलाउ मिक्सिंग ऑफ द सैंपल बिफोर एनालिसिस। नेक्स्ट है द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल शुड बी मेजर इमीडिएटली आफ्टर द कलेक्शन, क्योंकि टेम्परेचर एक वेरी हो जाता है, इन सेटू पैरामीटर है। इफ द सैंपल इज टू बी मेजर फॉर डीओ
इमीडिएटली यदि जो आपने सैंपल डीओ के लिए कलेक्ट किया है तो फटाक से जैसे ही आप सैंपल कलेक्ट करते हैं इसमें फिक्सिंग केमिकल्स डालना है। तो फिक्सिंग केमिकल्स क्या होता है, आप उसमें चाहिए तो 1 ml मैग्नीज सल्फेट और 1 ml अल्कली आयोडाइड एजाइड रिएजेंट डाल सकते हैं। जैसे ही आप ये दोनों डालेंगे तो उसमें जो डीओ होती है वो फिक्स हो जाती है। तो फिक्स होती है, फिर बाद में एनालिसिस किया जा सकता है आराम से। और सेपरेटेड पोर्शन ऑफ द सैंपल शुड बी सेट असाइड फॉर ईसी एंड पीएच मेजरमेंट। और पीएच और ईसी के लिए जो सैंपल है वो अलग से आपको रख लेना है। इस ढंग से ये बेसिक गाइडलाइंस है, इसके लिए एक एसओपी होती है और उसके हिसाब से ही मुझे सैंपल कलेक्शंस करना होता है, ट्रांसपोर्टेशंस करना होता है और प्रिजर्वेशन करना होता है। अब आइए देखिए कंटेनर की बात करें तो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि सैंपल कंटेनर कैसा होना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। यदि जो आप जनरल पैरामीटर के लिए मतलब कैटायंस एनायन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सिलिका, आयरन के लिए ले रहे हों तो आप ग्लास का बॉटल यूज़ कर सकते हैं या पॉलीएथिलीन का बॉटल यूज़ कर सकते हैं। यदि जो आप HG या P के लिए ले रहे हैं तो ग्लास का बॉटल यूज़ करना है। पेस्टिसाइड के लिए ले रहे हैं तो ग्लास और टेफ्लॉन का भी सैंपल मटेरियल यूज़ बॉटल रहे तो वो बेटर है। और यदि जो डीओ सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको बीओडी बॉटल में ही कलेक्ट करना है, वहाँ पॉलीएथिलीन की बोतल में कलेक्ट नहीं करना है। और यदि जो कॉलीफॉर्म्स के लिए ले रहे हैं सैंपल्स तो ग्लास का भी चलेगा और पॉलीएथिलीन का होना चाहिए, बट ये दोनों स्टरलाइज होना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ लिख के रखा है कि कॉलीफॉर्म्स के लिए ग्लास या पॉलीएथिलीन का रहे, ग्लास रहे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये स्टरलाइज होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और सैंपल की जो क्वांटिटी होती है वो 1 to 3 लीटर कैपेसिटी होती है। इतना क्वांटिटी में आपको सैंपल लेनी है। अब आइए देखते हैं कि सैंपल का हैंडलिंग कैसे करनी है। तो सैंपल हैंडलिंग का मतलब है कि जैसे ही आप सैंपल कलेक्ट करते हैं इसे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देना है और इसमें यदि जो कोई सस्पेंडेड पार्टिकल है तो उसे हटा देना है और कंटेनर में थोड़ा स्पेस, मिनिमम स्पेस छोड़ना है ताकि एनालिस्ट जब भी एनालिसिस करे तो सैंपल को अच्छी तरह से मिक्स कर पाए। यदि जो ऊपर में आप स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो एनालिस्ट जो है सैंपल को वेल मिक्स्ड नहीं कर पाएगा। तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि जब भी सैंपल कलेक्शन हम करेंगे तो थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे उसमें और ताकि वो सैंपल को मिक्स किया जा सके और उसका सेपरेट पोर्शन जो है एनालिसिस के लिए अलग कर लेंगे और उसका प्रिजर्वेशन करेंगे। अब प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे ये इम्पोर्टेंट बात है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि जो आप बीओडी एनालिसिस के लिए सैंपल कलेक्ट किए हैं तो उसको 4D सेंटीग्रेड पे रखें या बिलो रखें या उसे एज सुन एज डार्क में कर दें। यदि जो आप COD के लिए कर रहे हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट कर रहे हैं तो ऑलवेज उसका जो है pH 2 से कम रहे तो बेटर है। तो pH 2 से कम रहने के लिए उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा H2SO4 डाल देंगे, 1-2 ड्रॉप। और कॉलीफॉर्म टेस्ट कर रहे हैं तो प्रिजर्वेशन में उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो रखना है और उसे डार्क में रखना है। और यदि जो डीओ सैंपल के लिए आप कर रहे हैं तो उसमें डीओ फिक्सिंग केमिकल जो मैंने अभी बताया था कि 1 ml मैग्नीज सल्फेट और 1 ml अल्कली आयोडाइड एजाइड रिएजेंट, ये दोनों डाल देना है तो उससे डीओ आपका फिक्स होगा। और यदि जो आप हैवी मेटल के लिए कर रहे हैं तो हैवी मेटल में भी आपको pH 2 से कम रखनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HNO3 डाल देना है। और यदि जो पेस्टिसाइड्स के लिए सैंपल कलेक्ट किए हैं तो उसमें उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रिजर्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। आपने सैंपल कलेक्ट कर दिया, डायरेक्ट लेबोरेटरी में ले गए और प्रिजर्व नहीं किए तो सारा डाटा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए सही तरीके से प्रिजर्वेशन वाटर क्वालिटी में बहुत इम्पोर्टेंट है। सैंपल कलेक्शन, कंटेनर कौन सा यूज़ करें, उसका प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत ही वाइटल पार्ट होता है वाटर क्वालिटी का। अब आइए हम लोग करते हैं लेवल 1 लैब की बात जो हमारे साइट पे होती है। तो
लेवल 1 जो लैब होती है, मैंने आपको बताया था कि हमारे CWC में 3 टाइप्स के लैब होते हैं। एक लेवल 1 लैब जहाँ 6 पैरामीटर होते हैं एनालिसिस, एक लेवल 2 लैब जहाँ हम लोग 25 पैरामीटर एनालिसिस करते हैं, और एक लेवल 3 लैब जहाँ 45 पैरामीटर अप्रॉक्स एनालिसिस किया जाता है। तो यहाँ हम लेवल 1 लैब की ही बात करेंगे जो साइट पे होती है, जहाँ मोस्ट ऑफ द जेईज़ की पोस्टिंग होती है वहाँ पर। तो हम लेवल 1 लैब पे 6 पैरामीटर एनालाइज करते हैं। एक तो पीएच करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं जिसे ईसी बोला जाता है, कलर करते हैं, ऑर्डर करते हैं, टेम्परेचर करते हैं, एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन करते हैं। और दिस ऑल पैरामीटर कम्स अंडर इन सिटू पैरामीटर, मतलब जैसे ही सैंपल कलेक्ट होता है इसे एज सुन एज एनालिसिस करनी होती है ताकि वो वैरी ना करे। तो आइए हम एक एक करके देखेंगे कि सभी का इम्पोर्टेंस क्या है और एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले पीएच। तो पीएच, यहाँ एक प्रश्न है कि व्हाई इज़ पीएच मेजरमेंट नेसेसरी, पीएच टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऑलमोस्ट ऑल द प्रोसेस कंटेनिंग वाटर हैव अ नीड ऑफ पीएच मेजरमेंट। मोस्ट लिविंग थिंग डिपेंड ऑन अ प्रॉपर पीएच लेवल टू सस्टेन लाइफ। द ब्लड फ्लोइंग थ्रू आवर वेन्स मस्ट हैव द पीएच बिटवीन 7.35 टू 7.45। तो ये क्लियर हो गया कि हमारे शरीर में भी सरवाइव करने के लिए किसी भी लिविंग थिंग के लिए एक बैलेंस्ड पीएच का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.35 से 7.45 के बीच होता है। इसी ढंग से कोई कॉमोडिटी सच एज व्हीट या कॉर्न को ग्रो कर रहे हैं तो उसको भी एक ग्रो करने के लिए, ऑप्टिमम रूप में ग्रो करने के लिए भी एक पीएच, जो सॉइल की पीएच होती है वो एक डिफाइन किया हुआ है, उसमें उसका ही पीएच होना चाहिए। तो आई थिंक आपको पीएच का इम्पोर्टेंस पता चल गया होगा। इसी ढंग से जैसे एसिड रेन भी जो होती है ना, कभी कभी काफ़ी हार्मफुल होती है। कि नॉर्मली हम जानते हैं कि जो रेन का जो वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, बट हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से क्या होता है, वो रिएक्ट करके जैसी बारिश होती है तो वो कभी कभी एसिडिक रेन बन जाती है और वो हार्मफुल लेवल हो जाता है। यदि जो रेन हमारे का वाटर में, जो रेनी सीजन का वाटर होता है बारिश का, यदि जो उसकी पीएच 4 to 5 के बिटवीन आती है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के कारण, तो वो आपका एसिड रेन हो जाता है और काफ़ी हमारे फसल के लिए भी हार्मफुल है, इवन हमारे स्किन्स के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए ही हार्मफुल है। तो इस ढंग से आई थिंक आप समझ गए होंगे कि पीएच कितना इम्पोर्टेंट है और जिसके कारण से हम लोग पीएच मेजर करते हैं। अभी पीएच का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ पीएच। तो आई थिंक हम लोग सभी पढ़े ही हैं इंटरमीडिएट में, 10th से ही पढ़ते आते हैं, 7-8 में ही, कि पीएच किसे कहते हैं। तो पीएच एक्चुअली इसका फुल फॉर्म जो होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो pH is defined as the negative logarithm of hydrogen ion concentration. This definition of pH was introduced in 1909 by the Danish biochemist जिनका नाम था सोरेन पीटर लॉरिट सोरेंसन। शॉर्ट में इन्हें सोरेंसन भी हम लोग बोलते हैं। और every aqueous solution can be measured to determine its pH value. The value range फ्रॉम 0 to 14 pH। और यदि जो एक्वा सोल्यूशन का 7 से बिलो होता है pH, दैट इज़ नोन एज एसिडिक। यदि जो 7 है तो वो न्यूट्रल है, और यदि जो उसका pH 7 से ज़्यादा है तो वो एल्कलाइन हो जाता है। अब आइए pH है। अब ये एनालिसिस करते कैसे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखाता हूँ। ये एक पीएच मीटर है, सिस्टोनिक का है, माइक्रो प्रोसेसर पीएच मीटर। तो ये पूरा पीएच मीटर है और इसमें ये इलेक्ट्रोड्स है और ये टेम्परेचर सेंसर है, जैसा कि मैंने आपको फिगर में दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये इलेक्ट्रोड्स है और इसको एक स्टोरेज सॉल्यूशन में रखा हुआ है।
अभी एक्चुअली हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके कारण से मैंने आपको ये स्नैप या फ़ोटो पहले आपको दिखा दिया ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये एक पीएच मीटर है, इसका नाम इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर एक रॉड जो दिख रही है वो टेम्परेचर सेंसर रॉड है, और इसको एक फिलिंग सॉल्यूशन में हम लोग डाल के रखे हैं। अब आइए, अब ये ज़्यादा समझ में आएगा कि स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड जो देखा हम लोगों ने, इसका स्टोरेज कैसे करते हैं। तो नॉर्मली जो देखा जाता है पीएच इलेक्ट्रोड जो रखना है उसको 3 to 3.5 मोलर कैसियल सॉल्यूशन में रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर में रख देते हैं। यदि जो आप डिस्टिल वाटर में या नल से टैप डिस्टिल वाटर में रख देते हैं तो आपका इलेक्ट्रोड जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो कभी भी आप पीएच इलेक्ट्रोड को डिस्टिल वाटर में ऐसे डायरेक्ट नहीं रखना है। सबसे बेस्ट क्या है, 3 to 3.5 मोलर केसीएल सॉल्यूशन में रखें। यदि जो ये सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपके पास पीएच टैबलेट होता है। आप क्या कीजिए, बफर 4 का पीएच बना लीजिए। तो पीएच बनाते कैसे हैं, 100 ml डिस्टिल वाटर लेंगे और उसमें एक 4 का बफर जो कैप्सूल है वो डाल देंगे, तो उसका जो पीएच वैल्यू होगा वो 4 होगा। तो इस ढंग से हम लोगों ने 4 का पीएच बना लिया और उस इलेक्ट्रोड को उसमें डाल देंगे। तो आई थिंक क्लियर हो गया कि एसिडिक मीडियम में रखना है। इस ढंग से यदि जो हम इलेक्ट्रोड को रहते हैं तो इलेक्ट्रोड की लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। आप एक इलेक्ट्रोड को 5 से 6 साल या 3 से 4 साल आराम से यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने ये पीएच मीटर देख लिया, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इलेक्ट्रोड है और ये स्टोरेज सॉल्यूशन है। इसी ढंग से अब आइए नेक्स्ट पैरामीटर पे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि जो आपको इस इंस्ट्रूमेंट का पीएच इंस्ट्रूमेंट का एनालिसिस कैसे करते हैं और कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, यदि जो इसके बारे में स्पेसिफिक चाहिए तो एक हमारा यूट्यूब चैनल भी है मेरा। आप यूट्यूब चैनल पे जाइए और जाके देख सकते हैं कि पीएच कैलिब्रेशन बाय अजय वर्मा। यदि ये डालेंगे तो आपको पूरे इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं और कैलिब्रेशन करने में क्या क्या सावधानी बरतनी है वो आपको आराम से वहाँ पर यूट्यूब में मिल जाएगा। तो आप वहाँ जस्ट आपको यूट्यूब बार में जाना है और सर्च करना है कि पीएच कैलिब्रेशन बाय अजय वर्मा। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन है कि एबिलिटी ऑफ वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ अ मेजर एट साइट लाइकली टू चेंज ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयन। इट इज ऑल्सो गिव्स अस द एस्टिमेशन ऑफ टोटल आयन कंसंट्रेशन। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। तो इसी डिपेंड करता है कैसे, कंसंट्रेशन ऑफ आयन। यदि जो आयन ज़्यादा रहेगा उसमें, मतलब कैटायंस और एनायंस, तो उसकी ईसी भी ज़्यादा रहेगी। टाइप्स ऑफ आयन कैसे हैं, जैसे पोटेशियम का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, कार्बोनेट का, बाइकार्बोनेट का, क्योंकि सभी की वैल्यू अलग अलग होती है। तो इसी इस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप से आयन ज़्यादा हैं। और टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन उसका कैसा है, टेम्परेचर पे भी इसी डिपेंड करता है। अब आइए देखते हैं कि ईसी का एप्लीकेशंस क्या है। ईसी सबसे ज़्यादा, ईसी एज अ इंडिकेटर ऑफ प्योरिटी ऑफ डिस्टिल और डीआयोनाइज्ड वाटर। आप कोई भी वाटर, डिस्टिल वाटर है या टैप वाटर है, कैसे पता चलेगा, तो हम उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जितना कम होगा तो उससे पता चल जाएगा। जैसे डिस्टिल वाटर की आइडियली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नील होनी चाहिए, डीआयोनाइज्ड वाटर मतलब उसमें उसकी भी कंडक्टिविटी नील होना चाहिए, उसका टीडीएस भी नील होना चाहिए। तो इस ढंग से हम ईसी चेक करके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करके उसका फ्रेशनेस ऑफ सैंपल्स जानकारी ले सकते हैं। अब जैसा कि आपने यहाँ पर देखिए, ये भी एक ईसी मीटर है, बिल्कुल पीएच मीटर की तरह देखने में लगता है, और इसमें भी एक इलेक्ट्रोड है और ये सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर, और ये स्टोरेज सॉल्यूशन में रखा हुआ है। और यदि जो इसका भी आपको पूरा कैलिब्रेशन देखना है और वर्किंग प्रोसेस देखना है तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। यूट्यूब पे डालेंगे कि हाउ टू कैलिब्रेट कंडक्टिविटी मीटर बाय अजय वर्मा,
तो जैसे ही डालेंगे तो उसमें आपको पूरा एक एक स्टेप आपको उसमें मैंने बताया है, तो उसमें आप देख सकते हैं। अब आइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर डिज़ोल्व ऑक्सीजन। डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्यों करते हैं? अब आइए इसके बारे में जानने से पहले डिसॉल्व ऑक्सीजन है क्या, सबके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन का मतलब है कि वाटर में जितना भी, सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि वाटर में जितना ऑक्सीजन घुला हुआ है उसको डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। ज़रूरी क्यों हुए? डिसॉल्व ऑक्सीजन इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो भी एक्वाटिक लाइफ है वो सारे उसी ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे हम कि डिसॉल्व ऑक्सीजन का सिग्निफिकेंस क्या है, वाई वी मेजर DO, इसका स्टैंडर्ड क्या है, मिनिमम ऑक्सीजन इन सरफेस वाटर कितना होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन के लिए कौन सा सैम्पलर यूज़ करना है, इसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, मतलब विंकलर एजाइड मेथड का जो यूज़ करते हैं डिटर्मिनेशंस के लिए वो कैसे करते हैं, और विंकलर मेथड का केमिस्ट्री क्या है, इसमें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिसॉल्व ऑक्सीजन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस में वेल बीइंग ऑफ फिश एंड नॉर्मल एक्वाटिक लाइफ इन नेचुरल सरफेस वाटर, जैसा मैंने आपको बताया कि एक्वाटिक लाइफ के लिए डिसॉल्व ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन पॉल्यूटेंट ऑफ वाटर। वाई वी मेजर DO का क्यों करते हैं? तो इसको बोल सकते हैं कि टू इंडिकेट द हेल्थ ऑफ द वाटर बॉडी, टोटल वाटर बॉडी का हेल्थ कैसा है, हेल्थ इन द सेंस क्योंकि पूरा DO का लेवल कम रहेगा तो उसमें जितने भी एक्वाटिक लाइफ जैसे फिश हो गए हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे छोटे होते हैं, जीव जंतु जो भी रहते हैं, सारे उनके लाइफ पे अफेक्ट होता है। इसके कारण वो पूरा एक DO जो है इंडिकेट कर देता है कि उस वाटर बॉडी का हेल्थ कैसा है। और टू प्रिवेंट कोरोजन इन द वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका भी इफेक्ट होता है। अब आइए कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या है। तो नॉर्मल जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस विथ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट आफ्टर डिसइंफेक्शन, मतलब क्लास ए वाटर। तो क्लास ए वाटर के लिए जो नॉर्मल होना चाहिए वो 6.0 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज विथ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट फॉलोड बाय डिसइंफेक्शन, इसके लिए 4.0 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। इसी ढंग से आउटडोर बाथिंग के लिए जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए वो 5.0 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। इसी ढंग से फिश कल्चर एंड वाइल्ड लाइफ प्रोपेगेशंस के लिए 4.0 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। हम लोगों ने इसके बारे में DO सैम्पलर के बारे में ऊपर में डिस्कस कर लिया था, मैंने दोबारा ये डाला है कि यहाँ से जैसी है सैंपल्स आता है, इसके अंदर पैक होता है और ये सैंपल्स जाके फिर यहाँ से एयर बबल बाहर आ जाता है। अब आइए मेथड क्या है, विंकलर। एक्चुअली हम लोग CWC में हम लोग डिसॉल्व ऑक्सीजन निकालने के लिए विंकलर एजाइड मेथड का यूज़ करते हैं। तो विंकलर एजाइड मेथड का जो बेस है, जब इसमें रिएक्शंस होती है तो आयोडीन निकलता है बाहर। कैसे होती है मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको अभी, क्योंकि इसमें टोटल 6 स्टेप्स आते हैं। तो वो आयोडीन को ही हम टेस्ट करते हैं कि वो आयोडीन कितना निकला है, और वो टेस्ट करके ही पता चल जाता है जितना आयोडीन जो होता है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन के बराबर होता है। मतलब टाइट्रेशन ऑफ लिबरेटेड आयोडीन मेन विंकलर एजाइड मेथड का यही है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसका जो स्टेप क्या है, सबसे हमारे पास बॉटल में सैंपल कलेक्ट होके आ जाता है। बॉटल 300 क्वांटिटी होती है उसकी। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 ml मैग्नीज सल्फेट डालेंगे और 1 ml अल्कली आयोडाइड एजाइड रिएजेंट डालेंगे। जैसे ही आप उसमें डालेंगे तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन यदि जो प्रेजेंट है तो ये मैग्नीज हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। ये वाइट मैग्नीज हाइड्रोक्साइड बना देगा। और यदि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो ब्राउन कलर का बनेगा, और यदि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा
तो वाइट कलर बनेगा। तो सबसे पहला इंडिकेशन है, जैसे ही आप उसमें 1 ml मैग्नीज सल्फेट और 1 ml अल्कली आयोडाइड डालेंगे, यदि जो वो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है मैग्नीज हाइड्रोक्साइड का, इसका मतलब उसमें डीओ प्रेजेंट नहीं है या बहुत कम मात्रा में है। और यदि जो वो ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, इसका मतलब उसमें डीओ प्रेजेंट है, फर्स्ट इंडिकेशन। अब सेकंड इंडिकेशन है, उसमें हम 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। तो जैसे ही आप अभी इसमें प्रेजेंट हो गया मैग्नीज ऑक्साइड, अब मैग्नीज ऑक्साइड जैसे ही हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो ये क्या होगा, आयोडीन इज फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। ये आयोडाइड का ऑक्सीडेशन होगा और आयोडीन फॉर्म हो जाएगा सेकेंड स्टेप में। जैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, आयोडीन हमारा ऑक्सीडेशन होकर निकल जाएगा यहाँ पर। अब आइए थर्ड स्टेप, अब इस आयोडीन को क्या करेंगे, हम टाइट्रेट करेंगे। किससे टाइट्रेट करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट से। यहाँ लिखा हुआ है मैंने, सोडियम थायोसल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से टाइट्रेट करेंगे। तो जैसे ही इसका जो कलर होगा, थोड़ा सा डालेंगे तो ये सबसे पहले येलो कलर का रहता है, फिर ये पेल येलो में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये पेल येलो में कन्वर्ट होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स स्टार्च डाल देंगे। फ्यू ड्रॉप्स स्टार्च जैसे ही डालेंगे इसमें, तो स्टार्च डालने के बाद इसका कलर ब्लू हो जाएगा। और जैसे ही वो ब्लू होगा कलर, तो अगेन मैं सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेशन चालू करते रहेंगे। जैसे ही इसको टाइट्रेशन चालू करते रहेंगे तो आपका फाइनली एक कलरलेस फाइनल जो कंटेंट आएगा, कंटिन्यूस टाइट्रेशन करेंगे तो टिल सॉल्यूशन बिकम कलरलेस। टाइट्रेशन तब तक करना है जब तक पूरा सॉल्यूशन जो येलो कलर का था वो कलरलेस ना हो जाए। तो जैसे ही कलरलेस होगा तो एंड पॉइंट में मुझे ब्यूरेट का रीडिंग ले लेना है। जो ब्यूरेट की रीडिंग आती है वो कैलकुलेशन के थ्रू मिलीग्राम पर लीटर में आप निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको डीओ का समझ में आ गया होगा। एक बार मैं शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ कि डीओ में हम क्या करते हैं, हमारे पास सैंपल आता है, सैंपल आने के समय हम उसमें 1 ml मैग्नीज सल्फेट डालते हैं और 1 ml अल्कली आयोडाइड डालते हैं। जैसे ही डालेंगे तो मुझे दो ढंग का प्रेसिपिटेट मिल सकता है, या तो ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा या वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। यदि जो वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, इसका मतलब उस सैंपल में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। यदि जो ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है, इसका मतलब उस सैंपल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यदि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो फिर मैं उसमें 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगा तो वो पूरे सॉल्यूशन का कलर येलो कलर हो जाएगा। फिर मैं उसे सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट करूंगा। तो जैसे ही उसका कलर पेल येलो होगा, मतलब हल्का येलो होगा, उसमें 1-2 ड्रॉप स्टार्च इंडिकेटर डाल दूंगा और फिर कंटिन्यूस सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट करता रहूँगा। और तब तक करता रहूँगा जब तक कि सॉल्यूशन कलरलेस ना हो जाता है। जैसे ही सॉल्यूशन वो कलरलेस हो जाएगा, फिर मैं उसका मतलब टाइट्रेशन बंद कर दूंगा और वो रीडिंग ले लूँगा। वही रीडिंग हमारा जो रहेगा वो मिलीग्राम पर लीटर में रहेगा, उसे कैलकुलेशन के थ्रू निकाल देंगे। इस ढंग से हम डीओ एनालिसिस कर लेते हैं। अब आइए देखिए डीओ इसका समरी भी देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस कितना होना चाहिए। तो इंडियन स्टैंडर्ड एसएस5 मिनिमम 4 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए इसका। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस में डिस्कस किया हुआ है। अब आइए देखते हैं हाउ टू मेजर कलर, ऑर्डर एंड टेम्परेचर। हम लोगों ने पीएच देख लिया, कंडक्टिविटी देख लिया, डीओ देख लिया। अब ये 3 पैरामीटर कैसे करते हैं, तो इसका एम क्या है डीओ का कि तो डिटरमाइन फिजिकल पैरामीटर, कलर, ऑर्डर एंड टेम्परेचर। तो इस ढंग से ये एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कलर कैसे करते हैं, ऑर्डर कैसे करते हैं और इसका टेम्परेचर कैसे एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देख लिया कि कलर, ऑर्डर और टेम्परेचर। तो कलर तो जैसे मैं बता दिया था कि आपको जब भी कलर देखना हो मुझे तो मैं ग्लास का बोतल लूँगा और सैंपल को ग्लास के बोतल में लेके विजुअली देखूँगा कि उसका कलर कैसा है। कभी भी रिवर में कलर नहीं देखना है, क्योंकि रिवर का जो शैडो होता है, रिवर का जो अगल बगल ट्रीज़ होती है उसका शैडो आता रहता है, जिससे डायरेक्ट
रिवर में देखने पे उसका कलर ग्रीनिश दिखाई देता है, तो वो रॉन्ग हो जाता है। तो जब भी मुझे देखना है तो सबसे पहले मैं सैंपल्स को लूँगा, ग्लास के बोतल में लूँगा, ग्लास के बोतल्स में लेने के बाद उसका कलर देखूँगा और उसमें क्लियर पता चल जाएगा कि वो कैसा है, लाइट ब्राउन है कि ब्राउन है कि डार्क ब्राउन है, या लाइट ग्रीन है या डार्क ग्रीन है, और क्लियर है तो क्लियर रहेगा सैंपल्स। अब आइए ऑर्डर हम लोग स्मेल करके लेंगे। आप जैसे ही एक्वेटिक सिस्टम या किसी रिवर पे जाते होंगे तो आपको एक स्मेल आती रहती होगी, तो स्मेल से आप देख सकते हैं कि वो कैसा लग रहा है, मतलब क्लोरीन जैसा है, या बर्न्ड शुगर है, या सॉपी है, या फिशी है, या एरोमेटिक है, या अल्कोहलिक है, या किसी ढंग का कोई अनप्लीजेंट है। तो आप जो भी आपका सैंपल कलेक्शन फॉर्म है वहाँ पर आप कलर भी लिख दीजिए, और जो ऑर्डर आ रहा है, जैसा आपको ऑर्डर फील हो रहा है वो ऑर्डर वहाँ पर ऑर्डर कोड ऑर्डर के सहित मेंशन कर दीजिए। अब आइए टेम्परेचर हम लोग वही थर्मामीटर से लेते हैं। तो थर्मामीटर जब भी लेना है तो आप क्या कीजिए, जो थर्मामीटर है डायरेक्ट मैं वाटर बॉडी में जाऊंगा और उसको 2 से 3 मिनट तक उसके बल्ब को वाटर में डाल के रखूँगा। तो यहाँ ध्यान ये देना है कि जब भी मुझे टेम्परेचर लेना है तो कभी भी टेम्परेचर लेके हवा में या एयर में वो थर्मामीटर को नहीं लाना है, मुझे नीचे झुक के वाटर में डालते हुए ही टेम्परेचर देखना है। तो इस ढंग से टेम्परेचर भी हम ले सकते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग जो 6 पैरामीटर है उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। जैसे पीएच देखा, पीएच का एनालिसिस कैसे करते हैं, स्टोरेज कैसे करते हैं उसके इलेक्ट्रोड का, कंडक्टिविटी देख लिया, कंडक्टिविटी का स्टोरेज कैसे करते हैं वो देख लिया। डिजॉल्व ऑक्सीजन में जो 6 स्टेप्स होते हैं हमने बारीकी से हर एक स्टेप भी देख लिया, और उसका केमिकल रिएक्शंस क्या होता है वो भी हमने देख लिया। कलर कैसे लेते हैं वो भी देख लिया, ऑर्डर कैसे लेते हैं वो भी देख लिया, और टेम्परेचर कैसे लेते हैं वो भी देख लिया। तो ये 6 पैरामीटर इन सिटू पैरामीटर्स होता है जो हम साइट पे मुख्य रूप से एनालिसिस करते हैं। और इतना एनालिसिस करने के बाद आपको सैंपल्स जो है आइस बॉक्स में लेना है, और अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल के अनुसार जो उसका SOP है उसके अनुसार में आपको ये सैंपल्स को लेवल 2 लेबोरेटरी भेज देना है। और लेवल 2 लेबोरेटरी में जैसे आएंगे फिर उसका हैंडलिंग वहाँ पर जाएंगे, वो अपना डीप फ्रीजर में रख के फिर उसका एनालिसिस पार्ट करेंगे। तो आई थिंक यहाँ पर आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि आप साइट पे ये 6 पैरामीटर एनालिसिस कैसे करेंगे। थोड़ा प्रॉब्लम आपको आ सकता है कि पीएच मीटर का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, कंडक्टिविटी मीटर का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, और DO कैसे निकालते हैं फिजिकली। तो इसके लिए मेरा आप जैसे ही आप यूट्यूब पे जाएंगे तो यूट्यूब पे चैनल पे जाइए आप, और डालिए कि EC कैलिब्रेशन या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एनालिसिस बाय अजय वर्मा, तो आपको उसमें मेरा एक वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो आपका कैलिब्रेशन का और एनालिसिस में क्या क्या बात ध्यान देनी है वो पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब हम लोगों ने तो देख लिया कि ये 6 पैरामीटर एनालाइज कैसे करते हैं। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, कुछ जो ऐसे पैरामीटर होते हैं जो हॉट स्पॉट पैरामीटर्स होते हैं और जिनका हमारे हेल्थ से डायरेक्ट रिलेशंस होता है। तो आइए थोड़े ऐसे पैरामीटर्स के बारे में भी हम लोग ध्यान ले लें, और ख़ासकर हम भी जानकारी रखें और हमारे आस पड़ोस को भी इसके बारे में अवेयरनेस जगाएं, बीइंग अ वाटर क्वालिटी पर्सन्स। तो आइए कुछ हॉट स्पॉट्स पैरामीटर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जिसमें इतने जो पैरामीटर आपको स्लाइड में दिख रहे हैं, जैसे फ्लोराइड, आर्सेनिक, वाटर टेबल डिप्लीशंस जो है, सैलिनिटी, आयरन और नाइट्रेट, इतने जो पैरामीटर्स हैं ये मुख्य रूप से हॉट स्पॉट पैरामीटर होते हैं, और इसकी रेगुलर हम लोग कुछ ना कुछ स्टडी रिपोर्ट निकालते रहते हैं। इस पर रिसर्च रिपोर्ट भी काफ़ी सारे पब्लिश हो चुके हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए फ्लोराइड। तो फ्लोराइड आता कहाँ से है? तो फ्लोराइड का जो हाई कंसंट्रेशन जो होता है वो सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक में होता है, इन कोस्टल एरिया में।
तो फ्लोराइड कैसे वाटर बॉडी में आ जाता है? जब भी फ्लोराइड होता है वेदरिंग के कारण आ जाता है, लीचिंग ऑफ सॉइल एंड ग्राउंड वाटर में आ जाता है इस ढंग से। और फ्लोराइड जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होता है। ये यदि जो ज़्यादा भी हानिकारक है और कम भी हानिकारक है। फ्लोराइड यदि जो ज़्यादा हो जाएगा फ्लोराइड में, तो जैसा कि आपको तित दिखाई दे रहा है, बहुत सारे इंडिया के जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे आंध्र प्रदेश का राजामुंद्री, वहाँ काफ़ी फ्लोराइड अफेक्टेड एरिया है। तो यदि जो आपके वाटर में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है तो आपका तित देख सकते हैं आप, यहाँ कैसा एक तित दिख रहा है, और ये तितिक में ऐसे करके ये कलर आ जाते हैं। जो भी फ्लोरोसिस एरिया में या फ्लोराइड ज़्यादा मात्रा वाला वाटर पी रहे हैं तो उनकी इस ढंग की तिथित ऐसे अफेक्टेड हो जाती है। इवन उनको काफ़ी सारे स्केलेटन फ्लोरोसिस के भी परेशानी होनी पड़ती है। तो स्केलेटन फ्लोरोसिस में आप देख सकते हैं कि ये जो एक्चुअली हमारा बोन्स है, काफ़ी रीढ़ की हड्डी जो बोलते हैं, ये टेढ़ा हो जाता है। ये जॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि हाउ एक्सेस फ्लोराइड अफेक्टेड, इसका मैकेनिज्म क्या है, क्या होता है? तो जो हमारे शरीर में जो कैल्शियम होता है, रिप्लेस कैल्शियम इफ़ बॉडी इज डेफिशिएंट इन कैल्शियम। यदि जो शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो ये क्या करता है, उसे रिप्लेस कर देता है। अब फ्लोराइड बिल्डअप कॉजेज पैरालिसिस भी हो जाती है, जिससे स्टिफ जॉइंट हो जाता है, डिफॉर्मेशन ऑफ हो जाता है, बॉलिंग ऑफ बोन्स, मतलब ये कुबड़ापन जिसको बोलते हैं, बॉलिंग ऑफ बोन्स हो जाती है। इवन गैस्ट्रो में इंटेस्टिनल डिसऑर्डर आ जाता है, इनफर्टिलिटी आ जाती है, और हमारा किडनी भी खराब हो सकता है फ्लोराइड से, यदि जो हम ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड देखते हैं। फ्लोराइड जो है हमारा मस्तिष्क, जो हमारा पिनल ग्लैंड जो बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड है, हमारे शरीर के जितनी भी क्रियाएं होती है यहाँ से कंट्रोल करता है, उसे भी फ्लोराइड अफेक्ट करता है। अब आइए सैलिनिटी। देखिए सैलिनिटी क्या है, जितने भी मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इन ओशियन केम फ्रॉम लैंड, जितने भी ओशियन में सॉल्ट है सब लैंड से ही गया हुआ है। लैंड में क्या है, रेन, रिवर, वास्ट ओवर द रॉक कंटेनिंग NaCl, जितने भी होते हैं सब में सोडियम क्लोराइड अवेलेबल होता है, और फाइनली इसका डिपोजिशन कहाँ हो जाता है, सी में हो जाता है, जिससे वहाँ सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो नॉर्मली जो फ्रेश वाटर की सैलिनिटी जो है 0.5 ppt का मतलब पार्ट्स पर 1000 से कम होनी चाहिए, और जो ब्रैकिस जो होती है 0.5, आप देख सकते हैं लेसर देन या बराबर 17 ppt ब्रैकिस की रहती है। इस ढंग से सैलिनिटी भी वाटर में ज़्यादा होने से हमारा किडनी वगैरह जो है वो अफेक्ट हो जाता है। अभी जैसे किसी भी वाटर की सैलिनिटी ज़्यादा रहेगी तो आप जितने भी हमारे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे किडनी, तो यदि जो एक्सेस सॉल्ट रहेगा तो बॉडी इसे क्या करेगा, एक्सपेल कर देगा। एक्सपेल करने में जो फिर हमारी किडनी इससे काफ़ी अफेक्ट हो जाती है, किडनी अफेक्ट होती है, जिससे काफ़ी सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं, और डिसऑर्डर होने के बाद हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसका काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होता है यदि जो आपके ड्रिंकिंग वाटर में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अब देखिए आयरन जो है ना, यदि जो एक्सेस ऑफ आयरन मतलब 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा आयरन, ये हमारा सबसे पहले उसका टेस्ट भी ख़राब लगता है, इवन उसका स्मेल भी आने लगता है। और यदि जो वाटर में आयरन ज़्यादा होगा तो हमारे जितने भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हैं, इवन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर आ जाएंगे, स्किन की काफ़ी सारी डिजीज़ आ जाती है। अब आइए नाइट्रेट में। नाइट्रेट आपने सुना होगा, एक जो हमारा नाइट्रेट का साइकिल्स होता है, नाइट्रेट काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरह भी काम करता है। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट अकर ड्यू टू द केमिकल फर्टिलाइजर। नाइट्रेट आ कहाँ से रहा है, हम जितने भी हमारा एग्रीकल्चर लैंड है हम वहाँ कर रहे हैं नाइट्रेट युक्त फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं।
तो वो नाइट्रेट फर्टिलाइज़र जो यूज़ कर रहे हैं, फाइनली बारिश के सीज़न में हमारा रिवर सिस्टम में उसका डिपोजिशन हो जाता है। अब वो डिपोजिशन धीरे धीरे रिवर सिस्टम में होने के बाद नाइट्रेट की उसमें एक्सेस होने लग जाता है, यदि जो सही समय पे वो डाइल्यूशन नहीं हुआ या ऑक्सीडाइज्ड नहीं हुआ तो। और यदि ये एक्सेस नाइट्रेट नॉन फुल्ली कंज्यूम बाई कॉर्प, और धीरे धीरे वो नाइट्रेट के काफ़ी सारे फॉर्म भी होते हैं, जैसे नाइट्रेट आयन में आ जाता है, नाइट्रेट आयन में आ जाता है, इस ढंग से। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो परमिसिबल लिमिट है नाइट्रेट का वो 45 ppm पार्ट्स पर मिलियन है। और NO3 रेड्यूस टू NO2 में, NO3 एक्चुअली होता क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है कि नाइट्रेट जो है नाइट्राइट में रेड्यूस्ड हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ये नाइट्राइट जो है हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन जो होता है वो उससे रिएक्ट करके मैथोमोग्लोबिमेनिया नामक एक सब्सटेंस बना देता है। और जब ये बन जाता है हमारे शरीर में, तो ये क्या करता है, हमारे शरीर के हर एक सेल्स को ऑक्सीजन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की क्षमता को ये पूरा कम कर देता है। और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की क्षमता कमी हो जाती है तो बच्चों का जो शरीर है वो ब्लू कलर का हो जाता है, जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो ये काफ़ी वेरी नॉन बीमारी है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये नाइट्रेट के कारण ही होता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि नाइट्रेट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब आइए आर्सेनिक आपको सभी पता है कि ये कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनिक मतलब कैंसर हो जाता है आर्सेनिक से। इसका सबसे जो फर्स्ट पेशेंस है वो 1982 में वेस्ट बंगाल में आया था। और आर्सेनिक से जो है मोस्ट ऑफ द आपको क्या हो सकता है, ब्लैडर कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, किडनी कैंसर हो सकता है, लीवर कैंसर हो जाता है। यदि जो एक्सेस मात्रा में आपका सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी इससे प्रभावित हो जाता है, इवन हमारा ब्लड वेसल्स भी प्रभावित होता है। तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जैसे इसके देखिए, ये आर्सेनिक की मात्रा जहाँ है वहाँ के जो नॉर्मली यूज़ करते हैं उनके पैर कैसे हो जाते हैं। आप हैंड भी देख सकते हैं कैसे फटे फटे रहते हैं। सो आर्सेनिक भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। तो आइए देखिए आर्सेनिक अफेक्टेड एरिया कुछ देख लेते हैं। जैसे बिहार का जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, पटना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर मात्रा में आर्सेनिक पाया गया है। छत्तीसगढ़ में जैसे राजानंद गांव है, राजानंद गांव में आपको आर्सेनिक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, वर्धमान, हरौरा, हुगली, ये जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है वहाँ भी आर्सेनिक थोड़ी मात्रा में ज़्यादा पाई गई है। और उत्तर प्रदेश का बलिया और लखीमपुर खीरी। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि जैसे देखिए इनके हैंड कैसे हो गए हैं। तो आर्सेनिक का मात्रा में ज़्यादा रहने से काफ़ी हमारे शरीर के बहुत सारे अंग प्रभावित हो जाते हैं। और यहाँ मैंने कुछ वाटर बॉर्न डिजीज़ के बारे में बताया है। तो ये शायद सभी को पता ही है कि डायरिया होता है, कॉलरा होता है ना, डेंगू मच्छर के कारण होता है। तो काफ़ी सारे वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करती है। तो ओवरऑल वाटर क्वालिटी बहुत हमारे दैनिक जीवन में बहुत वाइटल रोल अदा करता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि इसके खिलाफ खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सतर्क रखें। इस ढंग से यहाँ भी काफ़ी सारे वाटर बॉर्न डिजीज़ को मैंने दिखाया है जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने आज देखा कि हम लोगों ने इन सेटू पैरामीटर जो 6 पैरामीटर है उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, मतलब पीएच, ईसी, डीओ, कलर, ऑर्डर एंड टेम्परेचर का। और कुछ हॉट स्पॉट पैरामीटर के बारे में देखा कि ये पैरामीटर क्या होता है, CWC इस पे कैसे वर्क कर रही है और इसकी इम्पोर्टेंस हमारा दैनिक जीवन में क्या है, हमारा हेल्थ का इस पैरामीटर से रिलेशंस क्या है।
तो आई थिंक मैंने जो बताने का प्रयास किया आप तक पहुंच गया होगा। और इसमें भी यदि जो आपको कुछ डाउट लगे तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है sra@ajayvarma@gmail.com। और यदि जो किन्हीं को इंटरेस्ट है कि DO कैसे करते हैं, PH कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे करते हैं, उनका कैलिब्रेशन कैसे करना है, तो मैंने सारा वीडियो अपने YouTube चैनल पे भी डाल के रखा है। तो सिंपली वहाँ आपको जाना है YouTube पे और टाइप करना है कि PH मीटर एनालिसिस बाय अजय वर्मा, या कंडक्टिविटी एनालिसिस बाय अजय वर्मा, या DO एनालिसिस बाय अजय वर्मा डालेंगे तो उसमें उस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बता के रखा है और वहाँ से जाके आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो मैं बताया समझ में आ गया होगा। और इतना धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।